और साथ ही हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहित्य का अफसरी में क्या काम है या अकादमिक दुनिया में क्या काम है। सर आपकी यात्रा तो काफ़ी लंबी है, लगभग 4 दशकों पुरानी है इस क्षेत्र में। तो सर आपने पिछले 4 दशकों में यूपीएससी की तैयारियां जो होती हैं उसमें क्या बदलाव महसूस किया? धन्यवाद अभिषेक जी यहाँ बुलाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अभी जो आपने 4 दशक में यूपीएससी की तैयारी में जो बदलाव की बात की है, जो सबसे बड़ा बदलाव जो मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा, जो कि हम यहाँ साहित्य स्पेसिफिकली साहित्य के बारे में बात करने आ रहे हैं। पहले हम लोगों के समय में, जब मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, जिस दौर में हम लोग तैयारी कर रहे थे, एग्जाम में पेपर्स भी आते थे और इंटरव्यू भी होते थे। अगर आप उस समय के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखें तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस मिल जाते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप 1980 से 1985-86 तक के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें प्री एग्जामिनेशन के, तो हर साल आपको साहित्य के पुरस्कार के बारे में 1 या 2 प्रश्न मिल ही जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, यहाँ तक कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो अलग लैंग्वेज कहते थे किसको मिला, या साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, बुकर प्राइज किसको मिला। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से ये बिल्कुल अदालत है, बिल्कुल अदालत है। इस रूप में साहित्य कायम है। दूसरी बात, हम लोगों के समय में ऐसे का पेपर नहीं होता था, लेकिन 1990 से ऐसे सेपरेट पेपर शुरू हुआ। अगर आप 1990 से लेकर के और 2010 तक के ऐसे को देखेंगे तो वो ऐसे आप तब तक बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते जब तक कि आपकी साहित्यिक पृष्ठभूमि ना हो, साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। और सीधी सी बात है कि अगर जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यूपीएससी ने भी अपने निर्देश में लिखा हुआ है कि अच्छी भाषा के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जब वो अच्छी भाषा की बात कर रहे हैं निबंध के संदर्भ में, तो सीधी सी बात है वो लालित्यपूर्ण भाषा की बात कर रहे हैं। तो चूंकि उस समय ऐसे विषय ऐसे आते थे कि उस तरह की भाषा का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 2010 के बाद से लेकर के और 2020 तक थैंक्स गॉड कि 2021-22 के बाद फिर से ऐसे के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन आया और वहाँ साहित्य को थोड़ी सी गुंजाइश मिली। उन एसेस के अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसे पूछ रहे हैं या जनरल स्टडीज पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वो पूछते हैं कि भारत में पर्यटन का विकास, इस पर आप ऐसे लिखिए। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे का विषय है या ये जनरल स्टडीज का विषय है। अब आप पर्यटन के विकास में क्या भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या साहित्य ज्ञान को लेकर के आएंगे। अभी इसमें परिवर्तन आ गया पिछले 3-4 साल में। मुझे पता नहीं कि कौन सा मतलब ऐसी बात हुई है, उनको कैसे ये डेवलप बोध की प्राप्ति हुई है कि उनको लगा कि नहीं ऐसे इस तरह के नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे पिछले साल एक बड़ा खूबसूरत ऐसे पूछा गया कि हर भटकने वाला गुम नहीं होता है। अब ये जो ऐसे है तो इसमें साहित्य की जरूरत है, कहीं फिलॉसफी की जरूरत है, कहीं भाषा की जरूरत है, उदाहरण की जरूरत है, कहीं शेरो शायरी की जरूरत है। लेकिन आप पर्यटन में क्या करेंगे? आप एआई पर आप लिखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो ये ऐसे के विषय होते थे। तो ये जो 2 परिवर्तन है मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली अगर इसका समअप करना चाहे तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे यूपीएससी से अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ दें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर कोई लिटरेचर लेता है तो फिर तो बात ही अलग है, धीरे धीरे साहित्य कहीं ना कहीं तो खारिज होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर। सही बात है सर, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं कि पहले क्या होता था और अब अंतर भी दिखेगा। लक्ष्मी भाई, आप काफ़ी यंगस्टर्स के बीच में उठते बैठते हैं और आपका एक अलग फैन फॉलोइंग है। मुझे अब ये बताइए कि जैसे आजकल नोट्स का ज़माना है, पीडीएफ, यूट्यूब का ज़माना है, तो ऐसे में भी क्या जो एमपीपीएससी और यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करने वाले लोग, वो क्या किताबें पढ़ते हैं? और अगर पढ़ते हैं तो किस तरह की पढ़ते हैं? क्या वो साहित्य की किताबें भी होती हैं उसमें?
अगर मैं सीधा जवाब दूं तो किताबें ऐसी चीज है जो अब ज्यादातर अधिकारियों ने देखी नहीं। अच्छा। मतलब मैं कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग सेशन लेने नरोना अकेडमी में गया था। करीब 97 आईपीएस थी और मैंने पूछा इतिहास की कौन सी किताब पढ़ी, किसी बच्चे ने इतिहास की कोई भी किताब नहीं पढ़ी। आश्चर्य की बात, इस देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब किताबें नहीं पढ़ते हैं क्योंकि किताबें पढ़ने का धैर्य नहीं होता है, किताबें पढ़ने की क्षमता नहीं है उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो इंसान नहीं बचे, रोबोट्स हैं। उन्हें हर चीज वैसी ही चाहिए जैसे कंप्यूटर के प्रोसेसर में चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा कॉमा नहीं चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए। इस कारण से उनके उत्तर भी हम ऐसे होते हैं, अगर यूपीएससी चैट जीपीटी इस्तेमाल कर ले तो उन्हें समझ में आएगा कि इनमें से एक भी इंसान का अपना कुछ नहीं। तो शायद अगर चैट जीपीटी कॉम्पीट करे तो मुझे नहीं लगता कि आज जो ऑफिसर्स बन रहे हैं उनमें से एक भी आईएएस ऑफिसर बन पाएगा, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर बुक स्टोर्स देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राजेंद्र नगर में या इंदौर में जहाँ पीएससी के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, किताबें बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, पता नहीं किस जल्दबाजी में है। और यूं कहें कि किताबें पढ़ने का धैर्य भी नहीं है। एक किताब पढ़ने के लिए उसे कम से कम 10 घंटे 12 घंटे या 2 दिन तक उस किताब को वक्त देना पड़ेगा, इतना तो उसके पास धैर्य ही नहीं, कोई काम कर ही नहीं सकता है। तो विश्वास मानिए हम रोबोट या रोबोटिक ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि किताबों से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन फिर भी मुझे एक सर्वे में देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि हिंदी साहित्य आज भी एक लोकप्रिय विषय है यूपीएससी। तो ऐसा क्या है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी? देखिए मुझे ऐसा लगता है, हालांकि इसका जवाब विजय अग्रवाल सर ज्यादा अच्छे से देंगे, फिर भी हिंदी साहित्य, देखिए एक तो हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत कम है जो यूपीएससी देते हैं, पर अगर हिंदी साहित्य से, अगर हिंदी माध्यम से समझ लीजिए 1000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसमें से 900 बच्चों का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य होता है। और उसके लिए मैं दो चीजें बहुत खुल के कहूँ। पहली चीज तो ये है कि हमारे हिंदी माध्यम के स्कूल और कॉलेज का स्तर इतना घटिया है कि बच्चा केवल हिंदी ही पढ़ के आता है, उसे भूगोल गणित कुछ समझ में नहीं आता। तो एक तो ये कि स्कूल में उसकी हिंदी ठीक है तो हिंदी उसे जाना पहचाना लगता है, और दूसरा कहीं ना कहीं कुछ मार्केट फोर्सेस हैं जिन्होंने हिंदी को एक क्या कहूँगा रेडीमेड टाइप का मटेरियल बना दिया है। जैसे बहुत हद तक आपने देखा होगा मैकडी पर, और आप रेडीमेड चीजें होती है, इंग्रेडिएंट होते हैं, मिला दो और आपका बर्गर तैयार हो जाता है। वैसे बहुत सारे ऐसे मार्केट फोर्सेस हैं, ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इस तरह का रेडीमेड बर्गर बनाना चालू कर दिया है। हालांकि उससे किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हिंदी साहित्य से सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है जिस रेशियो में लोग बैठ रहे हैं। पर हिंदी साहित्य में 2 अट्रैक्शन है। पहला, हिंदी माध्यम के स्कूल से, गांव के स्कूल से पढ़ के आए बच्चे को कुछ भी नहीं आता हिंदी के अलावा, तो उसे वो फेमिलियर सब्जेक्ट लगता है। दूसरा, बहुत बड़ी मार्केट फोर्सेस मौजूद हैं जो हिंदी साहित्य के लिए रेडीमेड चीजें दे रही हैं, और आज के समय अगर कुछ भी रेडीमेड मिल रहा है तो उसके लिए मैं अलग से मेहनत क्यों करूं। तो शायद हिंदी साहित्य मार्केट फोर्स बहुत पॉपुलर कर रही है, मुझे नहीं, और हिंदी साहित्य वाले बच्चे ने भी कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। बहुत ही दुर्भाग्य। हिंदी साहित्य से इवन सेलेक्ट हुए बच्चों ने भी सर साहित्य की कोई किताब नहीं पढ़ी है। उनका मुख्य रूप से 2 ही चीजों पर फोकस है, कोई टीचर के वीडियोस देख लेते हैं हिंदी साहित्य पर या उसके नोट्स पढ़ लेते हैं। तो हिंदी साहित्य से भी अधिकारी बने ज्यादातर बच्चे हिंदी साहित्य नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे कि आप बोल रहे थे, तो क्या गूगल ट्रांसलेशन या दूसरी चीजें जो हैं ये कुछ इसमें अफेक्ट करती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, बहुत क्लियरली ये कहें, वैसे बहुत सारे राष्ट्रीय अखबारों में विजय अग्रवाल सर के लेख हम लोग पढ़ते रहते हैं। यूपीएससी में हिंदी माध्यम का दबदबा कभी, अगर मैं कहूँ तो एक अच्छे लेवल पे हुआ करता था, अच्छी खासी संख्या में हिंदी माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं से सफल होते थे। अंग्रेजी का कभी भी हिस्सा 50% से ऊपर नहीं जाता था। अब हिस्सा बहुत कम इसलिए हो गया क्योंकि इंग्लिश वाले को तो उसकी जिस लैंग्वेज में उसने पढ़ा है उस लैंग्वेज में उसे पेपर देखना है। हिंदी में जो हम पेपर देखते हैं, पूरे सम्मान के साथ ये कहता हूँ कि अगर पिछली पीढ़ी के सारे साहित्यकार मिलके भी वो पेपर पढ़े तो हिंदी नहीं समझ पाएंगे वो क्या लिखे, क्योंकि और वो हिंदी उस बच्चे को पढ़नी है जिस बच्चे ने मुश्किल से हिंदी में किताबें पढ़ी। ये जो गूगल ट्रांसलेशन ने यूपीएससी में हिंदी मीडियम को बाहर किया, इससे ज्यादा किसी चीज ने बाहर नहीं किया। और 2 चीजें, एक तो आप पता नहीं मशीनी तरीके से कैसे, मुझे नहीं पता है मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, पर आप क्या सिलेबल जोड़ करके हिंदी में क्या नया शब्द बना रहे जो अब तक कभी था ही नहीं। वो ऐसा शब्द है, कई बार अर्थ का अनर्थ कर रहा है वो शब्द जो कह रहा है इंग्लिश कुछ और कह रही है, वो शब्द कुछ और कह रहा है। और एक वाक्य में एक संरचना है, एक आत्मा है, लेकिन ये ट्रांसलेशन वाले जो चीजें होती हैं इसमें आत्मा भी नहीं। आपको पता चलेगा कि ये 2 अलग-अलग दिशाओं में वाक्य आपको ले जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हिंदी मीडियम का कबाड़ा किया है तो ट्रांसलेशन नहीं किया।
ट्रांसलेशन जो पेपर में हो रहा है, ट्रांसलेशन उससे भी ज्यादा मैं आपको बताऊं, हिंदी माध्यम में जितनी किताबें इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी किताब हिंदी में नहीं लिखी गई। सारी हिंदी मीडियम की किताबें इंग्लिश मीडियम की ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन वाली किताबें हैं, जिनकी हिंदी समझना, बहुत सारी अनुवाद की कमियां आपने देखी होंगी, और यहाँ पे अनुवाद की कमियां जरूरत से ज्यादा है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे को भी अच्छा होता है कि वो अंग्रेजी मीडियम की किताब पढ़ ले। तो ट्रांसलेशन ने लर्निंग को डिफिकल्ट बनाया, ट्रांसलेशन ने पेपर को समझने को डिफिकल्ट बनाया, और फिर जो आप पढ़ोगे वैसे आप लिखोगे तो आपकी एक्सप्रेशन में भी बहुत ही कल्चरल लैंग्वेज आएगी। तो हिंदी को क्या तो बुरी हालत है। अभी विगत दिनों सर एक पुस्तक बड़ी पॉपुलर हुई, उस पर फिल्म भी बनी, ट्वेल्थ फेल। सर वो फिल्म है या उसकी जो कहानी है वो सच्चाई के कितने करीब है सर? आपने तो इस तरह के काफी लोगों को बड़े करीब से देखा है, तो सर इस बारे में कुछ आप बताएं हमको कि कहानी कितने करीब है सच्चाई के? बहुत ही मज़ेदार फिल्म आई है ट्वेल्थ फेल। मैं यहाँ आकृति गार्डन में रहता हूँ, तो 350-400 मकान हैं। तो एक पेरेंट्स इम्पैक्ट देखिए क्या होता है, इसलिए इससे शुरू कर रहा हूँ। तो एक पेरेंट्स अपने बेटे को लेकर के आए, वो लगभग जो भी है, तो बोले कि देखिए ये आईएएस देना चाहता है, ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा कि बेटे तुम बताओ कि तुमको कैसे, क्यों लगता है कि तुम आईएएस बन जाओगे? बोले अंकल मैं तो 12th में पास हो गया हूँ। तो मैं कहा तो क्या हुआ? बोले जब 12th फेल वाला बन सकता है तो मैं तो पास हो गया हूँ। ये इम्पैक्ट है। मैं उसका जो एक कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट, बहुत ही जबरदस्त किस्म का उसका एक जो व्यावसायिक लक्ष्य है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जो YouTube चैनल है, उस पर लगभग 2.5-3 घंटे की मेरी शूटिंग है। वो कुछ समय के बाद उसको उस पर डालेंगे। जब मैंने केवल 12th फेल फिल्म पर ही बात की है, उसकी सच्चाई क्या है, सिविल सर्विस से उसका क्या रिलेशन है। मैं यह बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने ये नॉवेल पढ़ी, फिल्म 3 बार देखी, और जो इसके हीरो हैं, मैंने बहुत बार कोशिश की कि व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे बातचीत हो सके, कि मैं अपना टॉप देने से पहले कुछ दूसरी सच्चाइयों को जान सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फोन नहीं उठाया, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद नहीं उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि मुझे वो जानते नहीं हैं, और चूंकि वो पुलिस में है, तो पुलिस वालों का यह धर्म होता है कि वो लोगों पर शक करें। नहीं उठाया उन्होंने। देखिए, बहुत चालाकी के साथ काम किया जाता है। हमको लगता है कि वो बायोग्राफी है, और चालाकी के साथ उसमें लिख दिया जाता है जीवन पर आधारित, नॉट अ लाइफ, बेस्ड ऑन लाइफ। नंबर 1। एक बार तो आप यहाँ सेफ हो गए, फिर आप नॉवेल पढ़िए। मतलब आप सब रचनाधर्मिता से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि आप अभी 1 घंटे, अभी अगर सुबह का जो सेशन हुआ है वो आप जाकर के किसी को बताएंगे, तो आप जो कहते हो नहीं बता सकते, उसमें आप शामिल हो जाएंगे। और जब आप बताएंगे तो ये नहीं कि सुनने वाला केवल आपको ही सुन रहा है, सुनने के दौरान उसमें खुद को शामिल कर लेगा, और जब वो तीसरे को बताएगा तो वो चीज और कुछ हो चुकी होगी। अगर हम रचनात्मकता की बात करें, क्योंकि रचनात्मकता से जुड़ी हुई क्या बात है, तो उन्होंने जो भी अपनी लाइफ के बारे में बताया होगा, और सीधी सी बात है कि अगर मुझे हीरो बनना है तो मैं अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे टुकड़े ही आपके सामने रखूंगा, नेगेटिव पॉइंट में नहीं। जो नॉवेल है, नॉवेल लिखा गया, वहां जो परिवर्तन आए, इसके बाद उस पर फिल्म बनी। फिल्म और नॉवेल से आपको केवल ये अंदाजा मिलेगा कि हाँ यार ये कुछ इसी नॉवेल पर फिल्म बनी हुई है, बस दैट्स ऑल। उसकी चीजें इतनी बदल गई हैं, इतनी बदल गई है। जो घटनाएं ग्वालियर में घटी थी उसके साथ, 12th फेल के साथ, उन घटनाओं को मुखर्जी नगर में आप दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आपका एक इंटरेस्ट है। क्योंकि मैंने ये नॉवेल भी 2 बार पढ़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी बात वहां रिकॉर्ड करूं कि मैं या तो नॉवेल के साथ अन्याय कर रहा हूं, या फिल्म मेकर के साथ अन्याय कर रहा हूं, या जो नॉवेल के हीरो हैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता था। दूसरी बात कि 12th फेल के आधार पर जो उसमें रूप दिखाए गए, प्रिपरेशन, उसका कहीं कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कोई लेना देना नहीं।
बिल्कुल भी लेना देना नहीं। प्रिपरेशन करते हुए आप उनको दिखाते कहाँ हैं? या तो संघर्ष करते हुए दिखा रहे हैं कि लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, या किसी रेस्टोरेंट में वो चाय दे रहे हैं, आप इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन आपको चूंकि अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को, तो आपने वहां एक बड़ा खूबसूरत प्रेम प्रसंग रख दिया है। बड़ा खूबसूरत प्रेम प्रसंग भी है जो आखिरी तक चलता है। वो जब इंटरव्यू बोर्ड में तो जो उन्होंने दिखाया है, मुझे तो लगता है कि यूपीएससी के किसी मेंबर को मानहानि का दावा करना चाहिए कि हमारे यहाँ इस तरह का इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। होता ही नहीं इस तरह का इंटरव्यू। हमने भी दिया है और लोगों ने भी दिया है। अपने 26 साल के कैरियर में नए नए स्टूडेंट आते थे, निकल करके उनसे बात होती थी। किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू को इस सीमा तक हैरस नहीं करता। इसके बाद वो बीच में बाहर निकल करके आ जाते हैं और फिर उनको अपना प्रेम पत्र मिलता है कि कोई बात नहीं, तुम अगर आठ चक्की पर भी काम करते रहोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने वहां स्पेशली रिकॉर्ड कराया कि ठीक है चलो, वो तो दोनों ही बन गए। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ गए और ये इंडियन पुलिस सर्विस में आ गए। सपोज ये इंडियन पुलिस सर्विस में नहीं आए होते तो क्या ये मैरिज हो जाती? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां आपको ताज्जुब होगा, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो 6 बजे से 9 बजे तक काउंसलिंग करती है, फ्री काउंसलिंग फोन पर करती है स्टूडेंट्स। उनके पास जितने भी काउंसलिंग के लिए अभिषेक जी फोन आते हैं, 90% जो मामले होते हैं वो अफेयर्स के होते हैं। मैं कहता हूं तो अफेयर्स एक्सपर्ट बन गए। अफेयर्स के मामले गए हैं आईएएस बनने, अफेयर कर रहे हैं और पता लगा बाद में वो अफेयर गले का फंदा बना हुआ है। अब काउंसलिंग चाहिए कि इससे निकले कैसे। और मजेदार बात है कि वहां आपने अफेयर को बड़े खूबसूरत तरीके से दिखा दिया है। मतलब अफेयर तुम्हारे रास्ते में कहीं बाधक नहीं है। तुमको भी इस तरह की चिट्ठियां मिल जाएंगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वालों को फटकारने के लिए तो है, जो तैयारी नहीं कर उनको भी भटका करके इस रास्ते पर लाने वाली फिल्म है। मैं इसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। सर एक चीज और बताएं मुझे, जैसे हिंदी भाषी जो छात्र हैं और दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं, तो उनमें आप आधारभूत क्या अंतर देखते हैं और क्या कमियां हैं हिंदी भाषी जो छात्र हैं जो ये तैयारियां कर रहे हैं, और उनको क्या करना चाहिए उन कमियों को दूर करने के लिए? देखिए अभिषेक, यहाँ पे एक बात तो बताना चाहूंगा। मार्केट फोर्स अपना काम करती है, सभी क्षेत्र में काम करती है। आप क्रीम देखिए, कोल्ड क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, स्किन क्रीम, हैंड, पता नहीं कितनी क्रीम आ गई। एक ही क्रीम से काम चल सकता है, बिना क्रीम के भी काम चल सकता है। तो मार्केट फोर्स तो अपना काम करेगी। अब सिविल सर्विस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या मार्केट फोर्स के चंगुल में है, तो वो अपनी बात तो रखेगी। जो हिंदी का जो स्टूडेंट है, दुर्भाग्य से हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमें वहां से लेकर के चलना पड़ेगा। हम लोगों के समय में, मैं खुद एक सरकारी स्कूल, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। 9th के बाद कॉलेज तक मैं बिल्कुल प्राइवेट स्टूडेंट रहा। मैं अपनी बात बता रहा, मैंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। हिंदी मीडियम से मैं एमबीए हुआ, मैं 1982 की बात बता रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हुआ। जबकि उस समय मैगजीन तक नहीं थी हिंदी में कोई। अखबार मेरे गांव शहर में 3 दिन पुराना पहुंचता था दिल्ली से, लेकिन सिलेक्शन हुआ। इसके आधार पर मैं मतलब आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मतलब मैं इस पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यूपीएससी का अपने स्तर पर भाषा को लेकर के किसी तरह का कोई भी भेद नहीं। मैं आपको देखिए, मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से मेंबर, उस समय तो 2-3 साल ही हुए थे नए पैटर्न को आए हुए, तो मेरे मेंबर्स ने पहला सवाल मुझसे जो किया था कि डॉक्टर अग्रवाल, यस यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट कैन वी आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश? उनका माइंडसेट बता रहा है, भैया मुझे तो अंग्रेजी 26 अक्षर की समय 27वां नहीं आता और आप कह रहे हैं कि मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकता हूं क्या? और आपका प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे तो? उस समय का माइंडसेट। अब ऐसा माइंडसेट नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अपनी कमजोरियों को समझना पड़ेगा। होता यह है कि आप अपनी कमजोरियों को दूसरों पर ला देते, कभी यूपीएससी पर ला देंगे, कभी आप कोचिंग सेंटर्स पर ला देंगे,
सबसे बड़ी बात है कि आप मीडियम ले रहे हैं हिंदी। इतने साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, गिने चुने स्टूडेंट होंगे जो जानते हैं कि हिंदी क्या है। उनको धारणा क्या बन गई, घर में हम हिंदी बोलते हैं, बाजार में हिंदी बोलते हैं, सिनेमा हिंदी का देख लेते हैं, अखबार हिंदी का पढ़ते हैं, तो हमें हिंदी आती है। उनको समझाना मुश्किल हो रहा है कि भैया तुमको हिंदी की बोली आती है, हिंदी भाषा नहीं आती। लिखने में माशाअल्लाह एक लाइन तो वो सही लिख करके दिखाते। अब आप ये बताइए कि जो यूपीएससी है हिंदुस्तान की सबसे कठिनतम परीक्षा नहीं है, दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में मानी जाती है। मैं जब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के साथ था, 10 साल तक मैंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते थे तो वहां भी ब्यूरोक्रेट से मिलना होता था हम लोग का। तो जब उन लोगों को ये पता लगा कि हम लोग सिविल सर्वेंट हैं तो उनकी आंखों में एक अलग किस्म की चमक आ जाती थी। अच्छा, सिविल सर्वेंट फ्रॉम इंडिया, मतलब उसको इतना हाई रैंक पर वो देखते हैं। भाषा आपको लिखनी नहीं आ रही है, आपको बना दिया जाए। लेकिन आप किसी से कह के देखिए कि तुमको भाषा नहीं आती, नाराज हो जाते हैं। तुमको पढ़ना नहीं आता, नाराज हो जाते हैं। सुनना बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, एकदम स्वीकार नहीं करते। आप ये बताइए कि कैसे उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात है कि अभी जो लक्ष्मी शरण जी ने जो बात कही, उस पर लगातार मैं आर्टिकल लिखता रहा हूँ कि जो अनुवाद, जो क्योंकि पेपर्स केवल 2 लैंग्वेज में आते, हिंदी इंग्लिश, उसकी जो इंग्लिश है वो उसका जो अनुवाद है हिंदी का, वो डेफिनेटली काफी कठिन होता है, उसको समझना आसान नहीं। सही बात है। तो सबसे पहले तो उनको अपने लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा। बेहतर। लक्ष्मी भाई, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी मुझे। अब हम कुछ दिन पहले वैसे चर्चा कर रहे थे, तो बुक फेयर की बात की थी कि बुक फेयर में बहुत भीड़ आ रही है। तो ये जो भीड़ है आती है, ये किस तरह का संकेत है हमारे लिए? और दूसरी बात, युवाओं में किस तरह का साहित्य लोकप्रिय है? मेरे सारे के सारे जो जवाब हैं बड़े युवाओं की नेगेटिव इमेज बना रहे हैं, पर क्या करूं, उनके बीच में रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आपसे पूछने के मुझे बाद ऐसा लगता है कि मैं भी वर्ल्ड बुक फेयर गया था, इतनी भीड़ थी कि मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा ना जाऊं। इतनी भीड़ थी, मैं तो 12-15 साल से वर्ल्ड बुक फेयर में जा रहा हूं। इतनी भीड़ थी और हर दुकानदार चिंतित था कि सेल बिल्कुल नहीं है, पर रील्स बहुत अपलोड हो रही है। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक फेयर की रील बनाना, बुक फेयर जाना भी उनके अपने पेरेंट्स, माँ के लोगों की नजर में बहुत इज्जत दे रहा है। दूसरा, लोगों के पॉकेट में थोड़ा पैसा आया है तो किताबें खरीद तो रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे। मुझे लगता है कि आजकल नया डेकोरेटिव पीस है बुक्स खरीदना यूथ के बीच में, तो किताबें बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं। यहाँ पर ये रद्दी किताबों वाली सेल बहुत लगती हैं आजकल, लोड द बॉक्स सेल लगती हैं शहर में। मैं लगभग हर सेल में जाता हूँ और वहाँ बड़ी संख्या में लोग किताबें खरीद करके लाते हैं, और वो किताबें आपको किसी कैफे के डेकोरेशन में, किसी घर के डेकोरेशन में दिखाई देती हैं। तो एक ये है कि किताबें खरीदना, बुक फेयर जाना रील में अच्छी रीच देता है। दूसरा, किताबें खरीदने की हमें कैपेसिटी बढ़ गई है तो किताबें खरीद रहे हैं। लेकिन जो किताबें खरीद रहे हैं उन्हें ना पढ़ना आता है और ना उन्हें पता है कि अच्छी किताबें क्या है। यहाँ थोड़ी हमारी गलती भी है। कुछ समय पहले एक बुक फेयर में हम और आप साथ में थे, तो वहाँ पर मैंने कुछ किताबों के नाम पोस्ट किए और उसके बाद उसका स्टॉक खत्म हो गया, क्योंकि किसी टीचर ने बोल दिया कि वो किताब अच्छी है तो उसने खरीद ली, जबकि मेरी अच्छी किताब किसी दूसरे आदमी के लिए अच्छी किताब नहीं होगी। एक उदाहरण मैंने बीच में लिखा था, एक किताब है सूफी का संसार। ये किताब मेरे ख्याल से इंडिया में पिछले 3-4 साल से बेस्ट सेलर है, क्योंकि एक पॉपुलर टीचर ने कह दिया कि आपको किताब पढ़नी चाहिए। खरीदी सबने, पढ़ी किसी ने नहीं। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ कि उस किताब शायद इंडिया में पिछले 5 साल से बेस्ट सेलर है। तो ऐसी किताबें, एक कलेक्टर साहिबा, मैं पता नहीं किसी और टीचर ने, ऑनलाइन बड़े पॉपुलर टीचर ने उसका नाम ले लिया और उसके बाद वो किताबें मेरे ख्याल से कई लाख की कैटेगरी में, लाख की संख्या में बिक गई। तो मैं फिर कहूंगा, लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, अच्छा संकेत है, बुक फेयर जा रहे हैं, अच्छा संकेत है। लेकिन अगर हम उन्हें बता दें कि किताबें कौन सी अच्छी होती हैं और किताब पढ़ना सिखा दें, ये 2 चीजें, विश्वास मानिए ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को किताबें पढ़ना नहीं आता और साहित्य पढ़ना तो आता ही नहीं। अगर हम उन्हें वो एक्सपोजर दे दें तो ये पीढ़ी के साथ बड़ी उम्मीद है, ये खूब खरीदेगी, खूब पढ़ेगी। अभी रीडिंग अगर इस शहर में कहीं बची है, मैं तो लंबे समय तक एक विवेकानंद लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी, उसका मैनेजर था 10-12 साल तक, तो मैंने देखा है कि जो बहुत अर्बन कहते हैं कि ये किताब है भारत करजन से नेहरू तक। क्या खूबसूरत किताब है। आधी रात
को आपको आजादी, हिस्ट्री की किताबें, बहुत सी ऐसी किताबें हिस्ट्री की। आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में गुरसरार दास की किताब है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप इसे लिटरेचर का पार्ट नहीं मानते। दूसरी चीज, जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उन क्वेश्चंस से इमेजिनेशन बिल्कुल गायब है। आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना ही नहीं है, आप गाइड खरीद लीजिए, लिखा पढ़ लीजिए और आप टॉप कर जाएंगे। आप इमेजिनेशन क्यों नहीं डालते? और ये शुरू से आप कर दीजिए, क्योंकि जब आप इमेजिनेटिव क्वेश्चन तैयार करने लगेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं तैयार करूं कि अगर गांधी जी की जगह सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे होते तो हमें कब आजादी मिलती? दे दीजिए, आप क्या फर्क पड़ता है, लिखने दीजिए ना उनको। जो भी कचरा लिख रहे हो, अगर उन्होंने इमेजिनेशन से लिख दिया है तो मान करके चलिए कि उनका माइंड हट है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हो रहा है कि हमने साहित्य को इन्हीं तक सीमित कर दिया है। अगर हम इसके दायरे को नहीं फैलाएंगे, जैसे मेरे एक बहुत बड़े साहित्यकार से बात हो रही थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे उनसे बहस होने लगी कि मैंने किताब लिखी है सदा सफल हनुमान, उसमें मैंने सुंदरकांड में हनुमान का जो चरित्र है उसको लेकर के इंटरप्रेट किया है, हनुमान के चरित्र। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आप इसको किसकी किताब मानेंगे, साहित्य की किताब मानेंगे, नहीं मानेंगे, या सेल्फ हेल्प बुक मानेंगे, या धार्मिक किताब मानेंगे, आप क्या मानेंगे? तो उन्होंने आउटराइट किया, मैं और दूसरी किताब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं साहित्य की किताब नहीं मानूंगा। यहाँ साहित्यकारों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? साहित्य, अब आप क्यों साहित्य नहीं मानेंगे? तो फिर मैंने कहा कि सर मुक्ति बोध जी ने कामायनी पर किताब लिखी थी, एक रचना थी कामायनी, ग्रंथ है वो, उनका उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया अपनी तरफ से और वो साहित्य की किताब हो गई। तो मैंने भी तो सुंदरकांड का किया, सुंदरकांड साहित्य का हिस्सा है, सुंदरकांड आप भक्ति काल में बकायदे पढ़ाते हैं तुलसीदास जी को। तो इसका उनके पास जवाब नहीं था। तो जब तक मुझे लगता है कि साहित्यकार मिलकर के साहित्य की परिभाषा को विस्तार नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि साहित्य के विद्यार्थियों के बियॉन्ड हम जा सके। सही बात है। लक्ष्मी भाई, आपका क्या इस पर विचार है और आपके कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहेंगे? अगर आप कहना चाहें तो आप बहुत सारी जो मोटिवेशनल बुक्स आ रही है मार्केट में, बाहर से आई हुई है, इनसे कोई फायदा मिलता है क्या? ये क्यों आप इसका बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, आप किससे जवाब चाहेंगे? आप जी, जो भी चाहे, मतलब बाहर आई हुई है, अगर आप मोटिवेशन मैंने बहुत मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, शायद कोई छूटी होगी। अगर आप पूछे कि मुझे कितनी मदद मिली, तो मेरा उत्तर होगा कि हार्डली 10%। उसका कारण ये है कि उनकी जो थ्योरीज है वो वेस्टर्न है, उनके जो उदाहरण है वेस्टर्न है, उनकी जो फिलॉसफी है वो वेस्टर्न है। एक बड़ी अच्छी किताब है दाम्पत्य जीवन को आप कैसे ठीक बनाएंगे, तो सभी के दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ तो मामला रहता ही है। तो मैंने सोचा कि पढ़ ले, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो ठीक हो जाएगा। तो क्या पढ़ते हैं कि जब आप ऑफिस से लौटे तो फर्स्ट आप अपनी वाइफ को कहें हेलो हाउ आर यू, और अपने साथ जो है आप बकायदे फूल का कुछ लेकर के जाए, उनको दे। हमारी पत्नी तो सोचेगी कि अब इनको शायद रांची भेजने के लायक हो गई है, क्या हो रहा है हाउ आर यू और ये, उनकी चीजें हमें सूट ही नहीं करती। तो मुझे तो नहीं फायदा हुआ। लेकिन उनके जो नॉवेल्स आ रहे हैं सेल्फ हेल्प को नॉवेल फॉर्म में भी आ रहे हैं, जैसे मॉन्क टू सोल्ड इज फरारी, अल्केमिस्ट वगैरह, इस तरह के जो नॉवेल्स आ रहे हैं, तो उसमें एक जनरल फिलॉसफी, मतलब एक पर्टिकुलर फिलॉसफी नहीं, हाँ लिटरेचर का हिस्सा, हाँ जी हाँ। तो सच पूछे तो आई डोंट नो कि लोगों के मतलब इसके बारे में व्यक्तिगत विचार हो सकता है, कुछ चीजें आपको क्लिक कर जाती हैं तो वो आपके फायदे में हो सकती है। सर आपकी जो किताब है सदा सफल हनुमान, जो मैं खुद पीएचडी कर रही थी तो मैंने पढ़ी थी, मैंने किसी ने गिफ्ट की थी और मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी किताब है, मोटिवेट तो करती है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी किताब है। चलिए थैंक यू मैडम। मुझे तो अपना ऐसा होता है अच्छी किताबों का, उन्होंने इसलिए बोला ना 10%। और मजेदार बात है कि जो सदा सफल हनुमान है, आप देखिए 7-8 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। 3 महीने तक कनाडा और अमेरिका में इस पर लेक्चर भी हुए, लेकिन हमारे जो साहित्यिक लोगों से साहित्य की किताब मांगने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं, ये मेरी अपनी, आप कह लीजिए मेरा अपना दर्द था, दुख था
जो मैंने आप सबके साथ शेयर बहुत किया। बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी भाई, आपका क्या कहना है योगदान पर भी और कंक्लूड करें? चलिए, मेरे ख्याल से हम दो चीज़ों पर बात करें। मैं चूंकि 400-500 बच्चों के बीच और बहुत कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में उनको पढ़ाता हूँ, कृपया तो जब शांति बनाए रखें। जब वो बहुत परेशान होते हैं और डिमोटिवेट होते हैं तो मैं कई तरीके ट्राई करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉपरली सेल्फ हेल्प बुक्स है वो बहुत मदद नहीं करती, क्योंकि उसके लिए मन की शांति, बहुत फुर्सत चाहिए। ऐसे में अगर मैं किसी व्यक्ति से उन्हें मिलवा देता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन लाइब्रेरीज शायद ज्यादा मदद करते हैं। किसी एक व्यक्ति से अगर मिलवा दीजिए तो उससे ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर लेता है। मैं मूवीज दिखा देता हूँ, मूवी से जल्दी अच्छे मोटिवेट हो जाते हैं। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसी से जुड़ा हुआ हमारा वो वाला सवाल है कि साहित्यकार क्या कर सकते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं दिव्य प्रकाश दुबे। दिव्य बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं और उनकी किताबें ऐसी होती है, मैं जब भी कोई बच्चा ऐसा होता है जो मुझे लगता है थोड़ा परेशान है, मैं दिव्य की किताबें दे देता हूँ। कोई मैसेज नहीं है, पर वो जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं। और यहीं पे एक सबसे बड़ा गैप है। मैं आप सबके बीच में कभी कभार आता हूँ तो मैं तो फिर भी 40-45 की उम्र में हूँ, तो मैं आप लोगों को समझ जाता हूँ। ये जो बच्चे हैं, बच्चों को कभी ढंग का स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, और अच्छा कॉलेज बिल्डिंग अच्छी थी तो ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने उनके दिमाग को इग्नाइट किया हो, जिन्होंने उनके दिमाग को छुआ हो, उनके दिल को छुआ हो। इस कारण से सच्चाई है कि ना इनको पढ़ना लिखना आता है, ना इनको बोलना आता है, ना ही खुद को समझ पाते हैं। ये काम कॉलेज के टीचर प्रोफेसर ने, स्कूल के टीचर ने नहीं किया। और हम कोचिंग वाले तो बहुत ही औसत लोग होते हैं, हमारे ऊपर तो सिलेबस का बोझ होता है। आप लोग अपने अपने विषय के महारथी लोग हैं। अब इंसान को हमसे लाख गुना बेहतर समझते हैं। एक ब्रिज की कमी है। एक बच्चे को नॉर्मली मेरे ऑफिस में कभी कोई एक साहित्यकार अगर आ जाता है तो बच्चे हमारी बातें सुन के बाहर भीड़ लगा देते हैं। उनको लगता है कुछ ऐसा हम सुन रहे हैं जो हमने कभी नहीं सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो गैप स्कूल ने दिया, कॉलेज ने दिया, हम कोचिंग वालों की औकात से बाहर है इस तरह की चीजें उनको बता पाना, उनको समझा पाना। लेकिन अगर बड़े साहित्यकार हैं जो चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, उनके अनुभव को सुने, बड़े इस शहर में ये बहुत हद तक थोड़ा बुरा लगेगा पर रिटायर्ड लोगों का शहर है, तो यहाँ हर क्षेत्र के बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, अनुभवी लोग मौजूद हैं। अगर इन लोगों को हम इन बच्चों से जोड़ पाए तो साइकोलॉजिस्ट का धंधा कम हो सकता है। बड़ी संख्या में ये एक उनसे कनेक्ट करें, उनकी जो स्किल गैप है उसे पूरा करें। और सबसे बड़ी चीज हिंदी माध्यम की अगर हम बात करें तो हिंदी माध्यम में जैसे अग्रवाल साहब ने बिल्कुल सही टच किया कि इन बच्चों को हिंदी लिखना ही नहीं आता क्योंकि इन्हें हिंदी कभी पढ़ी नहीं। अगर हम साहित्यिक सर्कल्स में, पढ़ाई उनकी अपनी जगह है, कभी हम डिस्कशंस करने लगे, विमर्श करने लगे, किताबों पे चर्चा करने लगे तो अच्छी हिंदी पढ़ने लगेंगे, सबकॉन्शियस में अच्छी हिंदी, अच्छा डिक्शन चला जाएगा तो प्रॉब्लम वो अच्छी हिंदी बोलने लगेंगे, अच्छी हिंदी लिखने लगेंगे। और शायद आप लोगों की जो अनुभव है उसे सीख करके उन्हें इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो इस शहर में उनको जो चाहिए वो देने वाले लोग हैं, वो हैं जो लिटरली बहुत गरीब हैं क्योंकि उन्हें स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। काश ये जगह वैसी हो जाए या ऐसे कोई और साहित्यिक मंच जो लोगों को सही लोगों के साथ जोड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी भाई। और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन का हिस्सा बने, आप भी बने और हम दोनों साथ में काम करें। मैं लक्ष्मी भाई की एक विशेषता है कि उन्होंने लाइब्रेरीज को बहुत जीवंत किया है। तो मेरा भी इनसे कुछ दिनों पहले चर्चा हो रही थी कि हमारी जो खुद की लाइब्रेरी है प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन स्मृति, तो उन्होंने कहा कि उसमें जो संभव मदद हो सके वो करेंगे। इस बात के लिए लक्ष्मी भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो यहीं पर मैं अपना सत्र समाप्त करता हूँ और मैं स्नेहा खरी जी से निवेदन करता हूँ कि स्मृति चिन्ह डॉक्टर